अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द लास्ट लेक्चर विच इज़ मॉड्यूल 7 मयरिंग परफॉर्मेंस। आयुष के फर्स्ट से लेके 7 तक मॉड्यूल्स होते हैं। 8 को हम डिस्कस नहीं करते एंड 8 होता भी नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, आपका 7 मॉड्यूल होता है मयरिंग परफॉर्मेंस तक। मयरिंग परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आपने सुना होगा, एक बहुत मशहूर दो टर्म्स हैं, लीडिंग एंड लैगिंग। क्या सुना है आपने? लीडिंग एंड लैगिंग का। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ। लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास। लीडिंग इंडिकेटर्स में आपके पास आती हैं कि हादसे होने से पहले आप किन किन चीज़ों को इंश्योर करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग्स हो गई आपकी, आपके इसके अलावा जो है ना टीपीटीज हो गई, प्रोएक्टिव अप्रोच हो गई, पहले से जो है ना ऑब्जर्वेशंस हो गई, चीज़ों को टाइमली ठीक करना, ये सब चीज़ें आपकी होती हैं लीडिंग इंडिकेटर्स में। ये निबॉश के टर्म में इसको लीडिंग एंड लैगिंग कहते हैं, लेकिन आयुष के टर्म में हम बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स यूज़ करेंगे। फिर एक होती है रिएक्टिव अप्रोच, जिसे हम लैगिंग कहते हैं निबॉश के टर्म्स में। लैगिंग अप्रोच हमारे पास कौन सी होती है? वो अप्रोच जो कि हादसे होने के बाद हम शुरू करते हैं। हादसा हो गया, उसके बाद उसको ठीक करने के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ें, एंड उसको हम मज़ीद किस तरह से इन फ्यूचर में ठीक कर सकते हैं, ये आपके लैगिंग इंडिकेटर्स में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेजरिंग परफॉर्मेंस? व्हाट्स परफॉर्मेंस मेजरिंग अबाउट? की लर्निंग पॉइंट्स हैं इसके, एंड हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, एंड व्हाट इज़ ऑडिटिंग? व्हाट्स परफॉर्मेंस मेजरिंग अबाउट? Although we may not realize it, but we do measure performance in all aspects in our life. हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट अपनी लाइफ के हर हिस्से में कर रहे होते हैं, लेकिन हम रियलाइज उसके अक्सर नहीं करते। कैसे? इससे पहले अगर हम समझें मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होती है कि भाई हम अपना वेट चेक करते हैं इन केजीज एलबीज, हाइट चेक करते हैं इन फीट्स, मोस्टली इन फीट्स करते हैं, इंचेस में करते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, एक स्केल होता है और उस स्केल के अकॉर्डिंग आप उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होती है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आप देखते हैं कि कोई चीज़ किस तरह से खेल रही है। ठीक है, अगर वो किसी गेम, कोई गेम है तो उसको आप उसकी खेल में उसके जो परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अगर तो वो गोल्ड एंड सिल्वर है तो उसकी आप प्राइस चेक करते हैं, स्टॉक्स चेक करते हैं। अगर तो जो है वो इंटरव्यूज़ हैं तो आप उस पर्सन की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, किस तरह वो कॉन्फिडेंट है, कितनी नॉलेज है, किस तरह से वो जो है उसके अपेरेंस है। इस तरह से आके करते हैं, अपनी डेली लाइफ में परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। एंड ये पूरा मॉड्यूल भी इसी से अकॉर्डिंग है। टू मेजर परफॉर्मेंस इन यूजफुल वे इंडिकेटर्स मस्ट बी एस्टैब्लिश टू आंसर क्वेश्चंस। अब चाहते हैं आप किसी की परफॉर्मेंस चेक करें, तो किस बेसिस पे करेंगे? उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं। आपकी जो गाड़ी एंड बाइक के इशारे होते हैं ना, जैसे हम इशारे कहते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट पर्सन को वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आपने अगर राइट का इंडिकेटर लगाया है तो वो पिछले पर्सन को ये समझ आई थी, अगले पर्सन को, कि ये बंदा राइट मुड़ने वाला है, तो वहां से हट जाओ या स्लो हो जाओ। तो इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स में हमारे पास क्या क्या होगा? हम परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, यानी कि अभी हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, स्पीड लिमिट मेरी क्या है, फ्यूल कितना है मेरे पास, ये आपके पास क्या होगा, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। व्हाट हैज हैपेंड सो फार, यानी कि अब तक मैं कितनी गाड़ी चला चुका हूँ, तो वो आपका शो हो रहा है 004273.5 माइल्स। एंड व्हाट वाई वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, एंड इन फ्यूचर हमें किस चीज़ को रिस्पॉन्स करना चाहिए, यानी कि मुझे अपनी स्पीड लिमिट कितनी रखनी चाहिए, या फिर कितनी ट्रैफिक है, कितनी टाइम में मैं पहुंचूंगा। ये क्या है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, किस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो उस परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जब आपको मैंने फुटबॉल की एग्जांपल दी थी, मॉड्यूल नंबर का आई थिंक कल का ही मॉड्यूल था, उसमें हमने फुटबॉल की एग्जांपल ली। तो उसी में अभी हम प्लान डू चेक एक्ट जो कर रहे थे, वो भी कुछ परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग था। हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे थे ना चेक में, तो ये भी वही चीज़ है, कुछ आपने इंडिकेटर्स बनाने हैं। अच्छा, measurements that give us information on the outcomes of our previous actions are called reactive indicators। यानी कि आपके पास अभी जो है, आपने कितनी देर से आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं उसके ऊपर आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, यानी कि आप कितनी देर गाड़ी चला चुके हैं, आप कितना फ्यूल आपके पास बच गया है, लेट्स पॉइंट 4273.5 माइल्स एंड समथिंग। ये आपके पास रिएक्टिव इंडिकेटर्स हो गए। एंड मजीद आपको इस पिछले
सॉरी, मेजरमेंट ऑन हाउ द करंट सिचुएशंस कुड इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस आर नोन एज प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स, यानी कि अभी की जो सिचुएशन है, इस तरह इसको आप किस तरह से लेके चलेंगे ताकि आपकी, आप वहाँ, जो आपकी लेट सपोज आपकी जो डेस्टिनेशन है, लेट सपोज मैं पेशावर से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स में क्या होगा कि मैं पहले से ही क्या करूँगा, अपनी स्पीड लिमिट का ख्याल रखूंगा, अपने जो है ना पेट्रोल की फिलिंग एंड ये सब चीज़ों का ख्याल रखूंगा कि ये मैं किस तरह से टाइमली पहुँच सकूँ। अगर यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास है कि जो गूगल मैप्स अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको बताता है कि अगर आपकी स्पीड लिमिट इतनी है तो आपको 400 मीटर के बाद राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है, जो भी। अगर आप स्पीड कम करेंगे तो फिर आपको वो बताएगा कितने टाइम के बाद आपने राइट करना है या लेफ्ट टर्न करना है। इसको हम थोड़ा सा इजी करके समझते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स थी। अच्छा, ये भी एक एग्जांपल है, ये भी थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्स है, आप उस पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं स्किप करता हूँ, लेकिन आप इसको इजीली समझ जाएंगे आगे एग्जांपल्स में। हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस? हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस हम किस तरह चेक करेंगे? आपने गेम की समझ ली कि हमने फुटबॉल की बात की थी, आपने स्टॉक्स की समझ ली, आपने गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस की समझ ली, आपने गाड़ी की अभी जो हम ड्राइव करते हैं उसकी समझ ली, लेकिन हम हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस किस तरह चेक करेंगे? उसके पास हमारे पास दो किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं, यहाँ पे हम टर्म्स यूज़ करेंगे प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। रिएक्टिव की अगर आप बात करें, रिएक्टिव मेजरमेंट्स फोकस ऑन द कलेक्शन इन्फॉर्मेशन द आउटपुट्स ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। रिएक्टिव मेजरमेंट्स में क्या होता है, हम आउटपुट को चेक करते हैं। रिएक्टिव कब की जाती है एंड कब देखी जाती है? जब एक हादसा हो जाता है, पूरे साल में कितने हादसे हुए, ठीक है, एंड किस तरह से हमने, या फिर कितने नियर मिस हुए, कितनी इंजरीज हुई, कितनी इल हेल्थ रिपोर्ट्स हैं, इन सब को देखते हुए आप क्या करते हैं, ये आपके पास आउटपुट्स आते हैं पूरे साल के, लेट सपोज 2025 जून से लेके 2026 जून तक के, या फिर उससे पिछले के आप देखना चाहें, पूरे साल। ये आपके क्या होते हैं, आउटपुट्स होते हैं। इन आउटपुट्स की बेसिस पे आप क्या करते हैं, कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप इन फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से अब इनको हमने मजीद कम करना है। इन आउटपुट्स की बेसिस पे आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम उससे पिछले साल से बेहतर जा रहे हैं, या फिर हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, हम यानी कि हम डाउन की तरफ जा रहे हैं, या फिर नेगेटिव हमारे पास जो है ना रिजल्ट्स आ रहे हैं। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर ये तो सारा एक ही डेटा बनता है, डेटा एनालिसिस, जिसमें हम देखे जाते हैं कि हमारे पास पिछले पूरे साल में कितने इंसिडेंट वगैरह हुए हैं। तो ये आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच ही होती है ना, सॉरी रिएक्टिव अप्रोच ही होती है, जिसमें आप ये सब चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या ओके होगा, सर। प्रोएक्टिव और उसमें फ़र्क क्या होगा, वो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है सर। रिएक्टिव अप्रोच में आप एक और चीज़ को देखते हैं, रिएक्टिव अप्रोच में आप इंजरी इंसिडेंट रेट भी निकालते हैं, यानी कि इस साल में इतने एम्प्लॉयज़ थे तो इंजरी इंसिडेंट रेट क्या है। अब मेरी बात समझ सुने और समझें। एक सीमेंट है बेस्ट वे सीमेंट, दूसरी सीमेंट है दीवान सीमेंट, तीसरी सीमेंट है वो चिराट सीमेंट, मैपल लीव्स, ये हमारे पास डिफरेंट सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं। अब मेरी इंडस्ट्री में 700 बंदे हैं, एंड 700 बंदे के अकॉर्डिंग मेरी जो है ना एक साल में 50 इंजरी या एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। आपकी इंडस्ट्री में 1100 बंदे हैं, वहाँ पे 200 हुई हैं, किसी और इंडस्ट्री में 1500 बंदे हैं, वहाँ पे जो है 300 इंजरी रिपोर्ट हुई हैं। तो अब मैं किस तरह अंदाज़ा लगाऊंगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, वो लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एंड हम किस तरह एक दूसरे को चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं, इंजरी इंसिडेंट रेट का फार्मूला है। क्योंकि अब यहाँ पे चैलेंजिंग चीज़ क्या होती है, चैलेंजिंग चैलेंज यहाँ पे ये आता है कि आपके एम्प्लॉयर्स छोड़ते रहते हैं, न्यू एम्प्लॉयर्स आते हैं, न्यू हायरिंग होती है, आप जो है ना कभी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, कभी उनको कम कर देते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्टर्स की जो है ना इन्वॉल्वमेंट आई थी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो आपने जो है ना इंजीनियरिंग इंसिडेंट रेट किस तरह से निकालना है, इसको समझते हैं। आपने एक साल की, या जितना भी टाइम आपने, या मोस्टली 1 ईयर का ही लेते हैं, नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज इन अ गिवन टाइम पीरियड, जितनी इंजरीज हुई हैं उस साल के टेन्योर में, जैसे कि हम बात करेंगे 2024 जून से लेके 2025 जून तक, हमारे पास कितनी इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग टाइम पीरियड। ये आपको फिगर कहाँ से मिलेगा? आपकी जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो आपको ये प्रोवाइड करता है कि इस टेन्योर में कितने वर्कर्स आए, कितने वर्कर्स गए, and कितने टोटल इनका नंबर बन रहा है। तो आपने उसको डिवाइड करना है उस नंबर से। अब यहाँ आ गई एक समझने वाली बात कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से। अब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू हम जब ले लेंगे, मैं भी 1 लाख लूंगा, बेस्ट भी इसके अलावा मैपल लीव्स भी 1 लाख ले रही है, दीवान भी 1 लाख ले रही है,
चिराग भी 1 लाख ले रही है। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास जो रेशो आएगी, उस रेशो को फिर हम आपस में क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस लेकिन याद रखें, सब कंपनीज ने मल्टीप्लाई फिर 1 लाख से ही करना है, ठीक है। अगर तो एक कंपनी 2 लाख से मल्टीप्लाई कर रही है, तो आपने भी 2 लाख से करना है। अगर तो वो 1 लाख से कर रही है, तो आपने भी 1 लाख से ही करना है, ताकि आप चेक कर सकें कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वो लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो 2 रिपोर्टेबल इंजरीज हैं एंड 500 एम्प्लॉयज हैं, तो कितना आपका मल्टीप्लाई 1 लाख, तो ये आपके पास फिगर आ जाएगा 400 का, ठीक है। आपका ये फिगर आ रहा है, आपने पे चेक करना है कि भाई मैपल लीफ का कितना आ रहा है, दीवान सीमेंट का कितना आ रहा है, एंड आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी चेक कर सकते हैं कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कितना आ रहा है। अगर कोई और ब्रांचेस हैं, तो आपका कंबाइन रेशो भी आप उनकी निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल 368 आपके पास फिगर आ रहा है अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स। जरूरी नहीं कि यही नंबर हर एक जगह पे आएगा, आपकी इंडस्ट्री का अपना नंबर होगा, ठीक है। नेशनल इंडस्ट्री रेट क्या है? 250, यानी कि नेशनल इंग्लैंड में नेशनल इंडस्ट्री रेट जो है 250 का चल रहा है। अब ये भी एक वेरिएबल नंबर्स हैं इसकी, ये भी पॉसिबल है कि चेंज हो गए हो, कि इस डिपार्टमेंट में ये इंजरी इंसिडेंट रेट है। एंड नॉन फेटल, वो फेटल का था, ये नॉन फेटल का है। अच्छा, अब आ गई आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच। अब हमने पहले ये देखा कि अभी जिस तरह आप एक पर्सन बहुत बात बात कर रहे थे कि हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आपने इससे पहले हादसात हो गए, हादसात होने के बाद आपने उनको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, कितने हादसात हुए, क्या इंजरी इंसिडेंट रेट था, एंड अब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्रीज कहाँ स्टैंड कर रही है। यहाँ पे हादसे को होने से पहले हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक और टर्म्स में, निबॉश के टर्म्स में, लीडिंग इंडिकेटर्स। इसमें क्या होता है कि इसमें आप पहले से लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको आगाह करते हैं, टीपीटीज करते हैं उनकी, उनको जो है अ, ऐसी जो है ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व करते हैं, ताकि वो एक चीज़ों को सीख सकें। पहले से बेहतरी के लिए आप जो है उनको एसओपीज, इंस्ट्रक्शंस, उस पर जो है उनको ट्रेन करते हैं। कोई ऑब्जर्वेशन होती है, आपको लगता है कि ये इन फ्यूचर ये चीज़ ख़राब हो सकती है, उसको पहले से ही आप ठीक कर देते हैं, ताकि ये हादसे का सबब ना बने। इसे हम कहते हैं कि ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। ये आप हादसे होने से पहले से कर रहे हैं, ताकि आप उसे रोक सकें। पहले जो थी रिएक्टिव अप्रोच, जिसे हम लैगिंग अप्रोच कहते हैं, वो हादसे होने के बाद की थी। ये है हादसे होने से पहले की, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच। यहाँ पे एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है बहुत। प्रोएक्टिव अप्रोच में आप क्या करते हैं कि लेट सपोज ये एक ट्रे है, जिसमें जो है मुख्तलिफ बर्तन जो है उन्होंने जो है लगाए हुए किचन में। तो यहाँ पे देखें, ये साइड ओके है, लेकिन ये जो है क्रैक कर रही है। वजन की वजह से हो सकता है कि कुछ अरसे बाद ये गिर जाए, किसी बंदे को इंजर्ड कर दे। तो आपने जो है अपनी वो की इन्वेस्टिगेशन की, आप जब गए साइट विजिट किया, आपने ऑब्जर्वेशन दी कि इस चीज़ को ठीक करना चाहिए, क्योंकि कभी ये किसी पे भी गिर सकता है, एंड ये नुकसान दे सकता है। अभी तक ना हादसा हुआ है, ना इसने किसी को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आपने इसको पहले से ही क्या कर दिया है, अपनी ऑब्जर्वेशन में डाल दिया है। डेली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी आपका क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर होता है। इस अगर डेली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को आपने समझना है, तो ऑलरेडी इस पे मैंने टिकटॉक की एक वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वो भी एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि आप इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं। अच्छा, यू विल नीड टू लुक एट द इनपुट्स दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड इक्विपमेंट। अब आपने प्रोएक्टिव अप्रोच है, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क एंड एनवायरनमेंट क्या है, किस लेवल की जो है ना उनके पास वर्कर्स हैं, कितने उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कितने वो ट्रेन हैं, क्या उनका जो है एक्सपर्ट लेवल है, क्या उनका एक्सपीरियंस है। आपकी जो प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं, जो एसओपीज डिफाइंड हैं, जो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपकी पॉलिसी है, कितनी हद तक वो इम्प्लीमेंटेड है। बिहेवियर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल, कितने आपके जो है ना ट्रेन पीपल है, उनका जो है बिहेवियर क्या है। एक इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, अक्सर मैं क्लासेस में देता भी हूँ, कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसकी जो है ना डॉक्टर का तबका ठीक है, ना नर्सेस ठीक हैं, गंदगी है, बिल्लियां भी घूम रही हैं अंदर। उस हॉस्पिटल में आप जाना पसंद करेंगे, या फिर एक ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें सफाई सुथराई होगी, प्रॉपर तरीके से डॉक्टर आपसे बात कर रहे होंगे, आपको टाइम दे रहे होंगे, आपकी सुन रहे होंगे, सफाई होगी वहाँ पे, प्रॉपर आपका जो है ना हाइजीन के सामान का ख्याल रखा जाएगा। तो आप हमेशा
एक अच्छी चीज़ को चूज करेंगे। अब ये आपने किस बेसिस पे किया, इन्हीं दोनों को आपने इवेलुएट किया कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, इसके इनपुट्स थे। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या होता है? अच्छा, दोनों को समझ लें। रिएक्टिव अप्रोच में क्या होता है? हादसे होने के बाद आप उसकी क्या करते हैं, उसको समझते हैं। अब जितने हादसे होंगे उस पर वो डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि ये आप पहले से शेड्यूल कर लेते हैं कि इस साल मैंने इतनी इंस्पेक्शंस करनी है। लेट सपोज अगर मैं महीने की 4 कर रहा हूँ, तो मेरे साल की कितनी हो गई ये आप पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 साल की कितनी हुई? आई थिंक 48 हो गई, ठीक है। 4 12 48। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रोएक्टिवली पहले से मेजर कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस साल में 12 या सॉरी 48 इंस्पेक्शंस करूंगा, हर महीने की 4। अ गुड प्रोएक्टिव इंडिकेटर शुड बी ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए कि किस तरह की साइट पे, किस तरह के लोगों में, किस तरह के एरिया में, किस तरह की चीज़ को आपने इसकी इंस्पेक्शन करनी है। तो आपने उसको पहले से ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर होना चाहिए। इजी टू मैयर, मेजरेबल, स्मार्ट होना चाहिए। यानी कि टाइम उसमें बहुत ज़्यादा ना लगे, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट ना लगे। तो ये आपके पास क्या होता है? इजी टू मेजरेबल, कॉस्ट इफेक्टिव टुगेदर, एंड रेलिवेंट टू द ग्रुप हुज परफॉर्मेंस यू आर मेजरिंग। अच्छा, remember there is no one size fits all when it comes to productive indicators. Find out what works best for your organization. अब ऐसा नहीं है कि आपने एक एरिया की, या लेट सपोज आपने, आपके पास 5 मुख्तलिफ साइट्स हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुख्तलिफ एरियाज़ में। आपने एक साइट की इंस्पेक्शन की, प्रोएक्टिव अप्रोच ली, आपकी ऑब्जर्वेशन थी, आपने कहा यही चीज़ पांचों प्लांटों में इंप्लीमेंट होगी। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। क्यों? कि हर एक की जोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग होगी, फिर हर एक के वेदर में फ़र्क होगा, क्लाइम उसमें, ठीक है। इसी तरह जो है उनकी प्रोसेस में फ़र्क होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अब आपकी जो है ना ऐसी पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड होंगी, इंटरनली एक्सटर्नली, जो आपकी अप्रोच आपने ली होगी, जो आपकी इंस्पेक्शंस होंगी, उसमें सीनियर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होगी, लाइन मैनेजर्स भी इन्वॉल्व होंगे, एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व होंगे, सेफ्टी एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स एंड शेयर होल्डर्स, एक्सटर्नल इन्फोर्समेंट बॉडीज, इंश्योरेंस कंपनी, क्लाइंट्स एंड द पब्लिक शेयर होल्डर्स। ये आपके एक्सटर्नली इंस्पेक्शन इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब आगे आपका लास्ट मॉड्यूल का लास्ट पार्ट, व्हाट इज ऑडिटिंग। Auditing aims to find evidence of whether the current management system complies with the organization policies and objective. ऑडिट क्या होता है? ऑडिट एक क्रॉस चेक का एक प्रोसीजर होता है। इसके लिए एक अलग से टीम होती है। वो चेक करती है कि आपकी पॉलिसी, आपकी एसओपीज, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किस हद तक फॉलो की जा रही है, किस हद तक उस पर कंप्लायंस की जा रही है। उस पे क्या होता है कि आपका ऑडिट किया जाता है। आप पे एक थर्ड पार्टी पर्सन वो क्रॉस चेक करता है कि आया वाकई जो चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं डॉक्यूमेंट्स में वो इम्प्लीमेंटेड हैं, या इनके डॉक्यूमेंट्स एज पर पॉलिसी मुकम्मल डिफाइंड है, एज पर रिक्वायरमेंट या फिर एज पर ऑडिट पॉलिसी क्या वो मुकम्मल है, एंड क्या उन पे कोई कंप्लायंस की जा रही है या नहीं। तो ये होती है आपकी ऑडिटिंग। हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ऑडिटिंग भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का हो रहा है, ठीक है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो ऑडिट होता है हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। अब ऑडिट में हमारे पास दो किस्म के होते हैं ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। दोनों के अपने फायदे नुकसान आते हैं। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है? इज परफॉर्म बाय द स्टाफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट सिस्टम। सॉरी, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि आपके इंटरनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक पर्सन को आप सिलेक्ट करते हैं ऑडिट के लिए। इंटरनली वो क्या करता है, वो चेक करता है कि करंट जो सिस्टम है क्या उसकी इफेक्टिवनेस कोई है, उस पे कोई, यानी कि कुछ फॉलो किया जा रहा है, एंड फॉलो करने के बाद कोई उसका कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये होता है आपका इंटरनल ऑडिट। लेकिन इसके बहुत से फायदे और बहुत से नुकसान आते हैं। क्या फायदा है, या चलिए पहले नुकसान को समझते हैं। इंटरनल ऑडिट का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब अपना पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, किसी के दबाव में आ सकता है, दोस्ती यारी में चीज़ों को छुपाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या है? एक्स्ट्रा आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती है, एक्स्ट्रा आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं देना होता इनको, कोई रिहाइश है, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर, एक्स्ट्रा इनको आपने कोई टाइम नहीं देना होता बहुत ज़्यादा। क्योंकि और दूसरी बात, ये प्रोसेस है हर चीज़ से ऑलरेडी इन वो होते हैं,
अवेयर होते हैं, तो इनके साथ ज़्यादा आपको जो है ना यानी कि एफर्ट पुट नहीं करनी होती। तो ये इसके इंटरनल ऑडिट के फ़ायदे और नुकसान हैं। अब एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? हाँ, इंटरनल ऑडिट की आपको मैंने बता दी है। एक्सटर्नल ऑडिट में एक थर्ड पार्टी पर्सन, मोस्टली आजकल जो है ना पूरी इसकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं, कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, जैसा कि डास एक काफ़ी मशहूर है, हमारी इंडस्ट्री का भी वही करते हैं मोस्टली। वो एक्सटर्नल पार्टी किसी के भी, जब वो आती है ऑर्गेनाइजेशन में एज अ थर्ड पार्टी ऑडिट करने, तब वो जब ऑडिट करेगी उसके फ़ायदे नुकसान बहुत से हैं। उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। फ़ायदे उसके क्या होंगे कि उसका जो रिज़ल्ट होगा वो किसी के बहकावे में, डर में, इन्फ्लुएंस में, दबाव में नहीं होगा। वो बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ आपको सामने पेश करके देंगे। उनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। एंड उनके जो है ना ज़्यादातर जो इंटरेस्ट पर्सन होते हैं ना, जो थर्ड पार्टी सेंड करते हैं ऑडिट के लिए, वो ज़्यादातर स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी होती है, इनकी बहुत ज़्यादा फीसेस होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल चाहिए होता है, इनको प्रोसेस करनी होता है, उनको हर चीज़ को समझाना होता है, पूरी टीम इनको देनी होती है। ये सब चीज़ें इसके एक्सटर्नल ऑडिट के नुकसानात में आती हैं। ऑडिट्स टिपिकल यूज थ्री टाइप ऑफ एविडेंस। ऑडिट्स में आपकी कौन कौन सी एविडेंस चेक की जाती हैं कि आया आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें या नहीं। डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, एक्सीडेंट इंसिडेंट लॉग बुक चेक कर लेते हैं, आपकी रिस्क असेसमेंट चेक करते हैं, आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करते हैं, आपकी जो है रिस्क मैट्रिक्स चेक करते हैं। इसके अलावा टीपीटी ट्रेनिंग्स, अच्छा, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स, इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं डॉक्यूमेंटेशन में। इस तरह और भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं। इंटरव्यू की जाता है, लोगों से मिला जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आया आप लोग जो है, आज आप लोगों ने पीपीज प्रॉपर पहने हुए हैं, तो क्या ये आपको पीपीज फ्री मिलते हैं? हम इसके अलावा हर टाइम अवेलेबल होते हैं कि नहीं, सिर्फ हमारे आने के बाद इन्होंने आपको प्रोवाइड किया है? ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, साइट विजिट करते हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन आपकी होती है। जिस तरह कि हमारी साइट पे पेडेस्ट्रियन वॉकवे डिफाइन नहीं था, एंड उस पर कोई बोर्ड नहीं लगा होता, तो उन्होंने अपनी वो दे दी, ऑब्जर्वेशन दे दी कि आप लोगों की ये नॉन एनसीए एक नॉन कंप्लाइंस है, कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉकवे प्रॉपर डिफाइन नहीं है, एंड उस पर कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ। ये एक जस्ट एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, इस तरह बहुत सी फाइंडिंग्स हो सकती हैं। एज अ मैनेजर, यू अलॉन्ग विद द सीनियर मैनेजमेंट मे बी इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन एक्शन प्लान टू डील विद ऑडिट फाइंडिंग्स। तो इस सब ऑडिट जो रिपोर्ट्स होती हैं, इनमें आपकी सारी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। इस पे एक आप एक्शन प्लान तैयार करते हैं, आप उनको डिस्कस करते हैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया। डिस्कस करने के बाद आप इसमें इन फ्यूचर किस तरह से आप इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, उस पर आप क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। तो गेटिंग इट राइट, रिएक्टिव इंडिकेटर्स में योर आउटपुट इजीली गैदर बट हैव लिमिटेशंस। रिएक्टिव इंडिकेटर्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं? कि इजीली गैदर होती हैं क्योंकि हादसा होने के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि हादसा हुआ होता है, आप इजीली फाइंडिंग्स चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें आपके सामने होती हैं। लेकिन प्रोएक्टिव में आपकी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जर्वेशन में आपकी जो है नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, एंड आपका आपके सेंसेस, ये बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ऑडिट प्रोवाइड चेक ऑन वेदर योर सिस्टम आर इफेक्टिव और नॉट। ऑडिट्स क्या होता है? चेक करते हैं कि आपका जो सिस्टम है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो डॉक्यूमेंटेड है, कि क्या वो इफेक्टिव है या नहीं। तो यहीं पे हमारा आयुष का मॉड्यूल 7 भी कंप्लीट हुआ, एंड कंप्लीट आयुष आज क्लियर हो जाता है। आई होप कि आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीखा, क्लियरली सीखा, कुछ मुश्किल नहीं था, एंड बहुत सिंपल था। एंड उम्मीद करता हूँ कि जब आप साइट पे जाएं या कभी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो जितनी चीज़ें आप लोगों ने मुझसे सीखी हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं आपके, इंशाल्लाह। बात तो यही है। अच्छा, आपका कोई फीडबैक है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं।